आशुतोष, आशुतोष सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। आशुतोष, याद करिए जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 निकल रही थी तब गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, राहुल गांधी वहां पर नहीं गए क्योंकि शायद उनको हवा के रुख का अंदाजा था और उन्हें लगा होगा, कांग्रेस को लगा होगा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस बार जो 3 चुनाव हो रहे हैं वहां से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 काफी अच्छा समय बिताकर गुजर रही है। इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि राहुल गांधी मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर इन 3 राज्यों में हो सकते हैं, जबकि गुजरात में ऐसा नहीं था? आशुतोष, मानक, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले कांग्रेस की स्थिति अखिल भारतीय स्तर पर क्या थी और विपक्ष कहां पे था। आपको अच्छी तरीके से याद है कि उस जमाने में कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही निरीह स्थिति में थी और राहुल गांधी की छवि को लेकर देश के अंदर तमाम तरीके की अटकलें लग रही थी। कोई कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसी तरीके की क्रेडिबिलिटी देने को तैयार नहीं था। लेकिन आज राहुल गांधी की छवि में जो बदलाव आया है और जिस तरीके से उनको अब एक गंभीर राजनेता के तौर पर देखने की कोशिश की जा रही है, ये जो ब्रांड में जो बदलाव आया है, ये उस भारत जोड़ो यात्रा का ही असर, इसके अलावा और कोई असर नहीं है। इसको अगर आप चुनावी जीत हार से देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन कांग्रेस के 3 स्तर पर बदलाव आया। एक, निश्चित तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि में जबरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी आई है। बीजेपी ने शुरू में जरूर भारत जोड़ो यात्रा को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया कि अगर करेंगे तो बूमरांग करेगा। दूसरी बात, जो जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, जिसको लगता था कि अब उनकी पार्टी लड़ना भूल गई है, उसको यह समझ में आया कि लड़ सकते हैं। तो यह दूसरा फायदा हुआ। तीसरा जो फायदा हुआ वो इस बात को लेकर यह था कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो शायद चुनाव भी जीत सकते हैं। और यह कर्नाटक के चुनाव ने इस बात को करके दिखा दिया। आज की तारीख में उसी तेलंगाना में जहां कांग्रेस पार्टी की हालत बीजेपी से बदतर बताई जाती थी, आज वहां पे बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं कि नंबर 3 पे कांग्रेस पार्टी व नंबर 2 की स्थिति में। अब ये जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, एक बात तो निश्चित तौर पर मान लीजिए, जो बार बार कहा जाता है कि इस देश के अंदर किसी भी आदमी की पदयात्रा कभी भी निष्फल साबित नहीं हुई है। तो ये अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाकों से गुजरती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती पैदा करेगी। चुनाव में कितना रिफ्लेक्शन होता है यह भी कहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन राजनीति में अगर आपका कार्यकर्ता, अगर वो एक्टिव हो जाता है, अगर उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है और वैचारिक स्तर पर क्लैरिटी होती है, तो फिर आधा मैदान तो आप वैसे ही मार लेते हैं। इसलिए आज की कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के पहले की कांग्रेस अगर तुलना करेंगे तो यह बदली हुई कांग्रेस है और इसको किसी भी तरीके से जो है आप शिफर नहीं मान सकते। हो जानी चाहिए आशुतोष कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वरदान है या फिर वो बैकफायर करते हैं राहुल गांधी। ये डिबेट हमने 10 साल में बहुत की है ना, 9 साल में, 8-9 साल में, कि राहुल गांधी देखिए चुनाव हारते जाते हैं। आपके हिसाब से ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए आशुतोष? मानक, दो तीन चीजें हैं। थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा आपकी बातों का जवाब देने के लिए। जब 2004 में भारतीय जनता पार्टी हारी तो उसके नतीजे आने के ठीक अगले दिन विश्व हिंदू परिषद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर थे और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा प्रेस रिलीज निकाल के अशोक सिंघल ने, जो संघ के बहुत ही तेजस्वी नेताओं में से माने जाते हैं, उन्होंने कहा अब वक्त आ गया अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ने का। ठीक अगले दिन। तो जब 2009 में आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, फिर उन्हीं जिनसे इस्तीफा ले लिया गया था, उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया और बुरी तरीके से वो हारे। और उसके बाद संघ परिवार ने ये मोहन भागवत ने ये तय किया कि जो गैंग ऑफ 4 है, इससे निकलकर अब भारतीय जनता पार्टी को नई लीडरशिप की जरूरत है। और तब नितिन गडकरी को लेकर आया गया। 2009 के चुनाव के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए गहन निराशा के वक्त थे। उस वक्त अगर कोई कहता कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में बहुमत के साथ आएगी तो लोग उसके ऊपर हंसते और शायद उनका मजाक उड़ाते। तो राजनीति में कल क्या हो जाएगा इसका कोई उदाहरण नहीं है। इसके बारे में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर सकता। आज जरूर भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा हारे हुए नेता हैं, लेकिन जो लोग इतिहास को जानते हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के इतिहास में अगर कोई नेता ने सबसे ज्यादा चुनाव हारा है तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। 1952 में भारतीय जनता पार्टी को 6% वोट मिला था और 1984 में भारतीय जनता पार्टी को 7.5% वोट मिला था। और 1989 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य के किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी, जनसंघ की नहीं बन पाई। तो क्या यह मान लिया जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी देश के सबसे नकारे नेताओं में से थे?
मुझे लगता है ये आकलन करने के पहले हमें 10 बार सोचना कि हम क्या बोल रहे हैं, कहां पे बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाएंगे, हारने के बावजूद भी। अच्छा आशुतोष, एक तो इस आधार पे कि राहुल गांधी 2014 का चुनाव हार गए, 2019 का चुनाव हार गए, इसलिए राहुल गांधी नाकारे हैं, इनको फेंक दिया जाए, मुझे लगता है ये इस तरीके से बहस होती नहीं है। हकीकत ये है कि नई कांग्रेस की जरूरत है। जो पुरानी कांग्रेस थी उसने अपना वक्त पूरा कर लिया है। अब कांग्रेस को नए सिरे से नई ऊर्जा की जरूरत है। आप और राहुल आशुतोष, गांधी आप अटल बिहारी वाजपेयी से राहुल गांधी की तुलना, अडवाणी जी से तुलना गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वो हारे थे और हारते थे उस समय वो कुछ नहीं थे। उस समय 84 में तो 2 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद जब वो मजबूत होते गए, उसके बाद बीजेपी आज कहां है उनका ग्राफ देख लीजिए। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का ग्राफ गिरकर कहां 52 से 44 पर आ गया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी वहां पर है, वो 1925 से उसकी तैयारी कर रही थी, लगभग 90 साल उसको लगे। तो हम लोग भूल जाते हैं ये आज की सरकार, बीजेपी की सरकार में मानता नहीं, मैं आरएसएस की सरकार मानता। 1925 में बनी, तो 1952 में जनसंघ का गठन हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और पहली सरकार कब बनी उनकी? 1990 में राजस्थान के अंदर भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी थी बीजेपी जनसंघ की। तो ये जो बीजेपी के 1952 से लेकर 90 तक की यात्रा थी, बेकार यात्रा थी। जितने नेता लगे थे सब बेकार यात्रा थी। राजनीति ऐसे होती नहीं है। सामाजिक बदलाव और राजनीतिक चेतना के अंदर परिष्कार, इसको करने में वक्त लगता है। ओके। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर चलेगी तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। ओके, राखी राठौर एक कमेंट कर रही है, राखी कमेंट कर रही है, फिर आचार्य जी के पास जा रहा हूं। आचार्य जी स्टूडियो में पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी, अच्छा हाँ आशुतोष कंप्लीट करिए। राखी एक सेकंड राखी। में वक्त लगेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके की कोशिश है जैसे कि लंदन के अंदर जब टोरी पार्टी थी, 17 साल तक लेबर पार्टी बाहर थी, अंत में टोनी ब्लेयर ने उस लेबर पार्टी को रीइन्वेंट किया। तो आज कांग्रेस रीइन्वेंशन के दौर से गुजर रही। ओके, इसमें हो सकता है 2024 का चुनाव फिर बुरी तरीके से हार जाए। ओके, लेकिन अगर वो पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो शायद फिर कभी वापस नहीं। ओके।